ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी हमको सेम कंसेप्ट यूज करना है, फंक्शंस। फंक्शंस, a group of statements for a particular task or predefined task. A group of statements for a predefined or particular task. कुछ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे कुछ एक टास्क अगर परफॉर्म होता है, सीक्वेंस हो, लॉजिकल सीक्वेंस हो उसका, और उसमें कुछ टास्क होता है या कुछ ऑपरेशन उससे हो रहा है, तो उसे फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के फंक्शंस। पहला इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन मीन्स अवेलेबल फंक्शंस जो ऑलरेडी हम लोग जैसे अवेलेबल है वैसे के वैसे यूज करते हैं। तो दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन ये यूजर डिफाइन करेगा, यूजर डिजाइन करेगा इसको, जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यूजर डिजाइन करेगा। इनबिल्ट में भी काफी सारे फंक्शंस है, बहुत सारे फंक्शंस है, पर कई बार ऐसा होता है कि जो हमको रिक्वायर्ड है वो वाले फंक्शंस अवेलेबल नहीं है, वो हमको डिजाइन करने हैं, तो यूजर डिफाइंड में डिजाइन करेंगे। इनबिल्ट फंक्शंस में कोई फंक्शंस हमने पढ़े हैं? कोई ऐसा फंक्शन जो हमको याद आ रहा हो कि हमने पढ़ा है इनबिल्ट में? श्रेया कुछ बोलिए, आवाज नहीं है पर। कल जो हमने लिया स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग के फंक्शंस, या फिर CLR SCR या गेट CH, STR LEN स्ट्रिंग लेंथ जो हमने कल देखे थे, या STR CMP स्ट्रिंग कंपैरिजन। ये सब अवेलेबल फंक्शन। अब अभी इनबिल्ट फंक्शंस जब यूज करते हैं तो ये फंक्शंस कुछ फाइल्स में डिफाइन किए होते हैं, जैसे CLR SCR गेट CH, ये कौन से फाइल में डिफाइन किए गए? CLR SCR एंड गेट CH कौन सी फाइल में डिफाइन किए गए? हेडर फाइल में होते हैं। कौन सा हेडर फाइल है? यस, conio.h। तो वही STR LEN और STR CMP। string.h। एक हमने स्क्वायर रूट फंक्शन भी शायद कहीं यूज किया है, SQRT फंक्शन। ये कौन सी फाइल? mat.h। मैथ्स नहीं, mat.h, MATH, S नहीं आएगा उसमें। और सेम स्ट्रिंग में भी वैसे ही स्ट्रिंग्स नहीं होगा, string.h होगा। देन यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो यूजर डिफाइन करेगा। इस यूजर डिफाइंड फंक्शंस के लिए फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, एक्चुअली फंक्शन डिक्लेरेशन, इसी को फंक्शन प्रोटोटाइप स्टेटमेंट भी कहा जाता है। फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन, इसका सिंटैक्स, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, DT1 ARG1 DT2 ARG2 एंड सो ऑन। ऐसे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, जिसमें DT रिप्रेजेंट्स डेटा टाइप एंड एंड ARG रिप्रेजेंट्स आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब क्या? आर्गुमेंट मतलब प्रीति, श्रेया, वेरिएबल। आर्गुमेंट यानी
वेरिएबल। फंक्शंस में आर्गुमेंट वेरिएबल को ही आर्गुमेंट कहा जाता है, इसे शॉर्ट में ARG से लिखा गया है। और DT डेटा टाइप। जितने भी बेसिक डेटा टाइप्स है सभी बेसिक डेटा टाइप्स हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। आर्गुमेंट यानी वेरिएबल है, वेरिएबल नेम यानी आइडेंटिफायर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सम फंक्शन डिजाइन करते हैं एडिशन के लिए, तो एडिशन के लिए कम से कम हमको दो नंबर्स चाहिए होंगे, एक इंटीजर a, दूसरा इंटीजर b कंसीडर करते हैं। दो आर्गुमेंट्स हो गए, एक a दूसरा b। अब ये दो नंबर इंटीजर में है तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू भी इंटीजर में हो सकता है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप, दिस रिटर्न टाइप कैन बी इंटीजर। कैन बी बोला मैंने, हर बार इंटीजर ही होगा ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा दूसरा टाइप भी हो सकता है वॉइड, जो हम लोग मेन के साथ लिखते हैं वॉइड, वो भी हो सकता है। देन एवरेज फंक्शन अगर हम लोग बनाते हैं, एवरेज के लिए वेरिएबल्स फ्लोट में डिक्लेयर करते हैं, फ्लोट n1 कॉमा फ्लोट n2 फ्लोट n3। तीन वेरिएबल्स है, तीन वेरिएबल्स का एवरेज मैंने नंबर भी फ्लोट्स में लिए। इवन अगर ये तीन इंटीजर्स होते n1 n2 n3 तीनों इंटीजर्स में होते तब भी इसका रिजल्टेंट वैल्यू फ्लोट में होता, क्योंकि डिवाइड बाय 3 करते हैं। तो इसका रिटर्न टाइप, चाहे ये डेटा टाइप्स इधर इंटीजर में हो या फ्लोट में हो, इसका रिटर्न टाइप फ्लोट होगा। फ्लोट हो सकता है, हो गया ना, फ्लोट हो सकता है। देन फंक्शन नेम, ये यूजर डिफाइंड नेम है, इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप में 4 पार्ट्स होंगे। क्या क्या होगा अच्छे से ध्यान में रखो इसको समझ के। पहला तो नेम ऑफ फंक्शन। फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप कंटेन्स नेम ऑफ फंक्शन, टाइप एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। डेटा टाइप इज टाइप ऑफ आर्गुमेंट एंड नंबर। जैसे मैंने यहाँ dt1 dt2 दिया, तो ये दो टाइप्स है, दो आर्गुमेंट्स होंगे। इन आर्गुमेंट्स का नाम हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। यहाँ मैंने सिर्फ इंटीजर इंटीजर लिखा तब भी चलेगा। इसका मतलब दो आर्गुमेंट्स है और दोनों इंटीजर टाइप के हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट रिटर्न टाइप ऑफ आर्गुमेंट। ऐसे 4 पॉइंट्स होते हैं, नेम ऑफ फंक्शन, टाइप एंड नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, दो आर्गुमेंट्स दोनों का टाइप इंटीजर, एंड रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन। इसको हमारे रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं। देन अगर एक कोई कैलकुलेट फंक्शन है जिसमें एक डेटा इंटीजर में है दूसरा फ्लोट में है, हो सकता है ऐसा, अलग अलग टाइप के आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। इस केस में रिटर्न टाइप दिस कैन बी वॉइड, क्यू वॉइड होगा। इसका रीजन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल लेंगे उस एग्जांपल में डिस्कस करेंगे कि इसका रिटर्न टाइप वॉइड क्यू होगा। इसका जो सिंटैक्स वाला स्टेटमेंट है, फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन डिक्लेरेशन, 2 मिनट में जल्दी से अभी लर्न करो। हमारा फेवरेट एग्जांपल सम ऑफ 2 नंबर्स वाला, यूजिंग फंक्शन, सम ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग फंक्शन। अभी दिख रहा है कि ऊपर वाला लाइन कि फिर से कट हो रहा है? हैश इंक्लूड, इसको पूरा प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग यूजिंग फंक्शन। फंक्शन में प्रोटोटाइप स्टेटमेंट, वॉइड मेन से पहले फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जो बताएगा कि इस प्रोग्राम में फंक्शन आने वाला है जिसका नाम सम है और जिसके डेटा टाइप्स इंटीजर है, इंटीजर ए, इंटीजर बी। रिटर्न टाइप मैं अभी इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास जैसा रिटर्न होगा वैल्यू का जो टाइप रिजल्ट की जैसा या जैसा रिटर्न टाइप होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करेंगे। वॉइड मेन इंटीजर n1 n2, ये दो नंबर्स यूजर से कलेक्ट करेंगे। सी आउट एंटर 2 नंबर्स, नंबर स्टोर करेंगे। पहला नंबर वेरिएबल n1 में, दूसरा नंबर वेरिएबल n2 में।
फंक्शन का कंसेप्ट क्या है? अगर हमको दो नंबर्स ऐड करने हैं या कुछ नंबर्स ऐड करने के लिए बोले हैं तो हमारा कंसेप्ट क्या होता है? दो नंबर्स अगर ऐड करने को बोले तो हम लोग क्या करते हैं? बोलो, एडिशन करते हैं? नहीं करते? लेकिन हम लोग मैन्युअली एडिशन नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं? मोबाइल निकालेंगे, उसका कैलकुलेटर निकालेंगे और उस कैलकुलेटर के थ्रू एडिशन करेंगे। हम लोग इतने आलसी हो गए, दो नंबर ऐड करने के लिए बोला तब भी हम लोग कैलकुलेटर ही यूज करते हैं ना? जल्दी, हाँ नहीं कुछ तो जल्दी बोलो। कैलकुलेटर, कैलसी बोलते शॉर्ट में इसको। दो नंबर जो ऐड करने थे ए बी, इनको मैं कैलकुलेटर को दूंगा और ये कैलकुलेटर मुझे सम प्रोवाइड करेगा। कैलसी यानी फंक्शन हो गया। दो नंबर मेरे पास जो है n1 n2, ये दो नंबर्स मैं इस कैलकुलेटर को दूंगा, कैलकुलेटर इनको ऐड करेगा और रिजल्ट मुझे प्रोवाइड करेगा। सम फंक्शन विथ वेरिएबल्स, यहां हम लोगों ने इससे पहले लिया था c इक्वल टू a प्लस बी, सिंपल स्टेटमेंट था c इक्वल टू a प्लस बी। वो सिंपल स्टेटमेंट की जगह मैं इसको फंक्शन कॉल स्टेटमेंट दे रहा हूं। हमको यहाँ फंक्शन समझना है, इसलिए हम लोगों ने सिंपल प्रोग्राम को डिफिकल्ट किए। सम n1 n2, एक वेरिएबल s ले लेते हैं यहाँ पे, और सम में जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे कैलसी सम रिटर्न करेगा, ये सम फंक्शन के पास जो भी रिजल्ट आएगा वो वेरिएबल s में स्टोर करेंगे और इसे आउटपुट में डिस्प्ले करने के लिए cout /n sum इक्वल टू वेरिएबल s गेट ch क्लोजिंग ब्रेस। ये स्टेटमेंट, ऊपर जो हमने स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट को कहा जाता है फंक्शन प्रोटोटाइप स्टेटमेंट। फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट इज फंक्शन प्रोटोटाइप s equal to sum n1 n2, this statement is function call statement। फंक्शन कॉल होगा, सम नाम का हमने फंक्शन बनाया, वो फंक्शन कॉल होगा जो कैलकुलेशन करेगा। और तीसरा पार्ट इसमें आएगा फंक्शन डेफिनेशन। इसमें सेम प्रोटोटाइप वाला स्टेटमेंट, और इससे हम लोग डिफाइन करने वाले, इसलिए सेमीकोलन नहीं देंगे। जैसे मेन को हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसके आगे सेमीकोलन नहीं होता है। मेन को सेमीकोलन दे दिया, यहाँ सेमीकोलन दे दिया तो ये प्रोग्राम यही टर्मिनेट हो जाएगा, आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा और एरर मैसेज आएगा। सेम उसी तरह से यहाँ सेमीकोलन दिया तो ये टर्मिनेट हो गया। यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि फंक्शन यूज होगा। लेकिन अगर उसके स्टेटमेंट मुझे देना है, फंक्शन डेफिनेशन देना है, तो ये सेमीकोलन नहीं देंगे। इंटीजर c इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ फंक्शन कॉल कर होते वक्त n1 से वैल्यू कॉपी होगी a के पास, n2 की वैल्यू कॉपी होगी b के पास। यूजर से हमने n1 n2 में वैल्यूज लिया था, एंटर टू नंबर्स n1 n2। फंक्शन कॉल करते वक्त हमने उन वेरिएबल की वैल्यूज, या फंक्शन कॉल स्टेटमेंट में उन वेरिएबल्स का नाम होगा जिसको हमको प्रोसेस करना है। यहाँ दो नंबर्स n1 n2, इनको ऐड करना है, इनको प्रोसेस करना है। तो सम फंक्शन के अंदर ब्रैकेट में n1 n2 दो वेरिएबल्स, n1 की वैल्यू a में कॉपी होगी, n2 की वैल्यू b में कॉपी होगी। और एडिशन करते वक्त यहाँ हमको तीसरे वेरिएबल की जरूरत है, इंटीजर c इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ पे a प्लस बी ऐड हो रहा है, मीन्स एक्चुअली n1 प्लस n1 और n2 ऐड हो रहा है। यहाँ से रिजल्ट मुझे वापस भेजना है सम फंक्शन के पास। वापस भेजने के लिए वापस वाला जो वर्ड है वही यूज करते हैं, रिटर्न। और इस रिटर्न स्टेटमेंट के साथ ब्रैकेट में दिया जाता है उस वेरिएबल का नाम जिसमें रिजल्ट है। रिटर्न c, हमारे पास रिजल्ट है c में। ये तीन स्टेटमेंट्स की बजाय अगर सिंपली हम लोग रिटर्न a प्लस बी ब्रैकेट में लिखेंगे तब भी सेम ऑपरेशन होगा। मैंने यहाँ पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल में कैलकुलेशन किया और उस वेरिएबल को रिटर्न किया।
रिटर्न के साथ डायरेक्टली वी कैन गिव एक्सप्रेशन। अब यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी सम फंक्शन के पास, सम से एस में स्टोर होगी और एस से आउटपुट में डिस्प्ले होगी। यहाँ से जब हम लोग वैल्यू रिटर्न करें, सी को रिटर्न करें, तो इसका रिटर्न, सी का रिटर्न टाइप है इंटीजर, सी का रिटर्न टाइप है इंटीजर। इवन ए प्लस बी करेंगे तो इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी, दोनों नंबर इंटीजर में तो एडिशन होके भी इंटीजर होगा। यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी इंटीजर फॉर्म में, उस वजह से इसका रिटर्न टाइप होगा इंटीजर। तो सेम हम लोग प्रोटोटाइप में भी इंटीजर लिखेंगे, INT, रिटर्न टाइप इंटीजर, यहाँ पे भी रिटर्न टाइप इंटीजर होगा। देन इसी को फिर से बनाते हैं, सेम प्रोग्राम वापस बनाते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स, हैश इंक्लूड सम फंक्शन इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। ये स्टेटमेंट सेम है, फंक्शन प्रोटोटाइप मैंने उसी लाइन में लिखा है। void main इंटीजर n1 कॉमा n2। यहाँ s की मुझे जरूरत नहीं, मैं सेम प्रोग्राम साइड बाय साइड लिख रहा हूँ। क्या क्या चेंजेस है साथ में कंपेयर करेंगे। CLR SCR Cout, enter two numbers, enter two numbers। पहला नंबर वेरिएबल n1 में, दूसरा नंबर वेरिएबल n2 में स्टोर होगा। देन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, मैंने वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किया, सिर्फ फंक्शन कॉल स्टेटमेंट देते हैं, सम ब्रैकेट में वेरिएबल्स जिनको हमको प्रोसेस करना है, सम n1 कॉमा n2। देन ये सी आउट स्टेटमेंट नहीं देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट गेट ch देंगे, क्लोज करेंगे। देन फंक्शन डेफिनेशन, रिटर्न टाइप नहीं दे रहे हम लोग अभी, सम इंटीजर a कॉमा इंटीजर b, इंटीजर c इक्वल टू a प्लस b। यहाँ तक का स्टेटमेंट सेम है दोनों में, इंटीजर c इक्वल टू a प्लस बी। यहाँ मैंने ये रिजल्ट जो जनरेट हो रहा था उसको वापस किया था सम फंक्शन के पास। यहाँ पे इसको मैं रिटर्न नहीं करूंगा, डायरेक्ट आउटपुट में डिस्प्ले कर दूंगा, cout/n सम इक्वल टू वेरिएबल c। यहाँ से कंट्रोल वापस तो जाएगा गेट सी में सम फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के आगे वाले स्टेटमेंट के पास, लेकिन कोई वैल्यू साथ में नहीं लेके जाएगा, कोई वैल्यू साथ में नहीं लेके जा रहा है, उस वजह से इसका रिटर्न टाइप होता है void, जहां कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे void मैंने एक्सप्लेन करते वक्त बताया था कि void यानी एम्प्टी होता है, एम्प्टी यानी यहाँ कोई डेटा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उस वजह से इसका रिटर्न टाइप void होगा। यहाँ void लिखा है तो यहाँ भी void लिखेंगे। सेम वही रीजन है कि हम लोग मेन के साथ भी void लिखते हैं। मेन इज फंक्शन, इसके साथ राउंडेड ब्रैकेट से मतलब फंक्शन है। यहाँ पे हमने कहीं पे रिटर्न स्टेटमेंट का यूज नहीं किया, रिटर्न नहीं यूज किया, उस वजह से हम लोग मेन के पहले void लिखते हैं। वही मैंने आप लोगों को ऐप वाला कंसेप्ट बताया था, जिसमें इनको बताया क्या, नताशा, श्रेयश्री, तुम लोगों को ऐप पे बताया था प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है। नताशा, ठीक है, चलो उसको भी देख लेंगे। ऐप पे जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें इंटीजर मेन है, एक्चुअली मेन फंक्शन डिफॉल्ट रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू, तो उस वजह से यहाँ पे रिटर्न इंटीजर INT दिया जाता है। लेकिन जब हम लोग INT स्पेसिफाई करते हैं तो यहाँ हमको रिटर्न स्टेटमेंट देना होता है, रिटर्न 0। मेन फंक्शन डिफॉल्ट इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। मेन फंक्शन डिफॉल्ट रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू, इंटीजर, लेकिन जब यहाँ हम लोग इंटीजर रिटर्न टाइप देंगे तो जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट दिया, वैसे यहाँ पे रिटर्न 0 स्टेटमेंट देना पड़ेगा। वही रिटर्न 0 स्टेटमेंट अवॉइड करने के लिए मैं मेन के पहले void लिखता हूँ। ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है। यहाँ रिटर्न टाइप इंटीजर है क्योंकि यहाँ से वैल्यू रिटर्न हुई है, लेकिन इधर यहाँ पे हमने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की, उस वजह से रिटर्न टाइप void है। इसमें एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस अगर देखते हैं तो ये
यहाँ से कंट्रोल सीधा सीधा फंक्शन कॉल तक स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते जाएंगे। फंक्शन कॉल से कंट्रोल जाएगा फंक्शन डेफिनेशन के पास। यहाँ से ये पार्ट हो गया फंक्शन डेफिनेशन, देन फंक्शन डेफिनेशन में जो स्टेटमेंट्स है एग्जीक्यूट होंगे। इसके बाद कंट्रोल वापस सम फंक्शन के पास जाएगा, साथ में वैल्यू सी लेके जाएगा जो सम फंक्शन के पास जाएगी, और यहाँ से एस के पास कॉपी होगी। और आगे का पार्ट स्टेप 4 था, यहाँ पे स्टेप 5। सेम वैसे ही यहाँ भी कंसेप्ट होगा। ये पहले फंक्शन कॉल स्टेटमेंट तक, कंट्रोल फंक्शन कॉल से फंक्शन डेफिनेशन के पास, यहाँ से फंक्शन कॉल स्टेटमेंट से देन फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ ये खत्म नहीं होगा, ये कंट्रोल वापस जिस फंक्शन से ये आया था कंट्रोल वही फंक्शन के पास जाएगा, आगे फिर गेट ch एग्जीक्यूट करेगा और प्रोग्राम को एंड करेगा। ऐसे दोनों में 5 स्टेप्स होते हैं। दोनों में सिर्फ बेसिक डिफरेंस कि ये वापस कंट्रोल जाते वक्त साथ में अपने साथ एक वैल्यू लेके जाता है, तो यहाँ पे ये साथ में सिर्फ वापस जाता है, कोई वैल्यू लेके नहीं जाता है। कोई वैल्यू नहीं लेके जाता है, उस वजह से इसका रिटर्न टाइप वाइड। और यहाँ पे जो वैल्यू लेके जाएगा उस वैल्यू का जो टाइप होगा वो इसका रिटर्न टाइप होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? देन कुछ और पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं, उसको ध्यान से समझो। यहाँ के जो n1 n2 वेरिएबल्स है इन पे यूजर वैल्यू देने वाला है, यूजर से वैल्यू आएगी या डायरेक्ट अगर वैल्यू देते हैं, इन वेरिएबल्स को कहा जाता है एक्चुअल आर्गुमेंट्स। जिन वेरिएबल को डायरेक्ट वैल्यू मिलती है n1 n2 इन दो वेरिएबल्स को डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है, इनको कहा जाता है एक्चुअल आर्गुमेंट्स। तो ए बी जो वेरिएबल्स है, ए और बी, ये दो वेरिएबल्स जो है इनको वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिल रही है, इनको वैल्यू किसी और वेरिएबल से मिल रही है। ए को वैल्यू मिल रही है n1 से, बी को वैल्यू मिल रही है n2 से। इन्हें कहा जाता है, कुछ याद आ रहा है क्या कहा जाता है श्रेया? क्या कहा जाता है, याद आ रहा है कुछ? n1 में जो वैल्यू है वो a को मिल रही है, मींस a को किसी और वेरिएबल से वैल्यू मिल रही है, b को किसी और वेरिएबल से वैल्यू मिल रही है। क्या कहा जाता होगा इसको? कौन से वेरिएबल कहा जाता है? जैसे n1 n2 एक्चुअल आर्गुमेंट्स, तो a एंड b फॉर्मल आर्गुमेंट्स। ए और बी को क्या कहा जाता है, कौन से आर्गुमेंट्स है? फॉर्मल आर्गुमेंट्स। ये ध्यान में रखो, आगे हमको पॉइंटर्स की केस में इसको यूज करना है। n1 n2 आर एक्चुअल आर्गुमेंट्स, तो a b आर फॉर्मल आर्गुमेंट्स। काफी सारे पॉइंट्स बता दिए मैंने इसमें, इसको एक बार अच्छे से एनालाइज करो, देख लो, पहले समझ लो अच्छे से, उसके बाद लिखो। प्रोग्राम नंबर 3.51, लार्जर ऑफ टू नंबर्स। हमने जो लार्जर और स्मॉलर के प्रोग्राम्स किए थे ना, वो सेम प्रोग्राम्स फंक्शन से पूछे जाते हैं। डायरेक्ट पूछने के चांसेस कम है, फंक्शन में पूछे जाते हैं। लार्जर ऑफ टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन ग्रेट। फंक्शन नेम ग्रेट दिया है, हमको वही फंक्शन नेम यूज करना है। फंक्शन नेम ग्रेट है, लार्जर ऑफ टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन ग्रेट। इसमें एक स्टेटमेंट मेंशन किया है, फंक्शन ग्रेट शुड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। वैल्यू रिटर्न नहीं करना है, फंक्शन से ही डिस्प्ले करना है। तो रिटर्न टाइप क्या होगा? अगर फंक्शन वॉइड होगा, फंक्शन से वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना है तो रिटर्न टाइप वॉइड होगा। फंक्शन प्रोटोटाइप स्टेटमेंट हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h। फंक्शन ग्रेट जिसमें दो आर्गुमेंट्स रखते हैं, एक n1 दूसरा n2। a भी लिया तब भी चलेगा। रिटर्न टाइप वॉइड, हमको ये पता है कि वैल्यू रिटर्न नहीं होने वाली है, तो शुरुआत से ही रिटर्न टाइप वॉइड रखेंगे। सेम वॉइड मेन
मेन से भी हम लोग कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं, इंटीजर ए बी। यहाँ ए बी वेरिएबल ले सकते, सेम n1 n2 लिया तब भी चलेगा। क्यों चलेगा उसका रीजन आगे डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट हम लोग ए बी कंसीडर कर रहे हैं, और n1 n2 लिया तो भी चलेगा, यहाँ पे ए बी लिया तब भी चलेगा। CLR is CR, सी आउट, दो नंबर्स यूजर से कलेक्ट करना है, एंटर 2 नंबर्स। पहला नंबर स्टोर होगा वेरिएबल ए में, दूसरा वेरिएबल बी में स्टोर करेंगे। इनपुट हो गया। हमने 4 स्टेप्स में प्रोग्राम के लिए 4 स्टेप्स लिखे थे प्रोग्राम डिजाइन करते वक्त। पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस, उससे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इसमें से 2 स्टेप्स ये मेन करने वाला है और 2 स्टेप्स फंक्शन करने वाला है। वेरिएबल डिक्लेरेशन यहाँ पे हमने कर लिया, इनपुट हो गया। इसके बाद फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल करने के लिए फंक्शन नेम जो हमने प्रोटोटाइप में लिया है वही फंक्शन नेम, और वेरिएबल्स जो मेन में अवेलेबल है उन वेरिएबल से फंक्शन कॉल करेंगे। इसके आगे का पार्ट प्रोसेस और आउटपुट यहाँ फंक्शन करेगा, प्रोसेस और आउटपुट फंक्शन करेगा। गेट ch देके इसे क्लोज कर देते हैं। void great integer n1 integer n2। वेरिएबल ए से वैल्यू कॉपी होगी n1 में, वेरिएबल बी की वैल्यू कॉपी होगी n2 में, ए की वैल्यू n1 में, बी की वैल्यू n2 में। जो ए बी के पास वैल्यूज थी वो सेम वैल्यूज अब n1 n2 के पास है। n1 n2 से लार्जर निकालते हैं। इफ n1 is greater than n2 तो सी आउट /n larger number n1 else means कंडीशन फेल हो गई, कंडीशन फेल हो गई तो n1 बड़ा नहीं है, और n1 बड़ा नहीं है तो कौन बड़ा है, n2 larger number n2 n2। यह हमने प्रोसेस किया है, प्रोसेस में कंपेयर किया है और आउटपुट में डिस्प्ले भी कर दिया। वेरिएबल डिक्लेरेशन इनपुट मेन फंक्शन से हुआ है, प्रोसेस और आउटपुट दोनों फंक्शन से हुआ है। देन कुछ प्रोग्राम्स में, यहाँ तो प्रोसेस और आउटपुट हमने ग्रेट फंक्शन से करा है, कुछ प्रोग्राम्स में सिर्फ प्रोसेस वाला पार्ट हम लोग फंक्शन को देंगे, और बाकी तीनों पार्ट्स में वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनपुट और आउटपुट, ये तीनों पार्ट्स मेन करेगा। इस केस में, इस प्रोग्राम की केस में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, 2 वेरिएबल्स यूजर से कलेक्ट किए, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, इस फंक्शन कॉल से कंट्रोल फंक्शन पे जाएगा। इनपुट और वेरिएबल डिक्लेरेशन ये 2 ही पार्ट्स है। तीसरा पार्ट प्रोसेस वाला ये ग्रेट फंक्शन करेगा, जहां हमने इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज किया लार्जर ऑफ 2 नंबर्स के लिए। यहाँ से एक कंपेयर भी करेगा, प्रोसेस करेगा और आउटपुट में डिस्प्ले भी करेगा। Then 3.52 है smaller of 3 integers, smaller of 3 numbers or 3 integers using multiple return statements। मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स, यहाँ डायरेक्टली ये नहीं बोला है कि फंक्शन यूज करना है, लेकिन रिटर्न तभी होगा जब फंक्शन यूज करेंगे, यानी फंक्शन यूज करना है हमको। फंक्शन नेम स्पेसिफाई नहीं किया है, मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट है यानी वैल्यू रिटर्न होने वाली है। इंटीजर स्मॉल, फंक्शन नेम स्मॉल ले सकते हैं।
कुछ और लेना है ले सकते हैं। तीसरा वेरिएबल स्मॉलर ऑफ 3 नंबर्स के लिए एंटर 2 नंबर्स की जगह एंटर 3 नंबर्स ए बी सी, 3 नंबर्स ए बी सी। फंक्शन कॉल करेंगे, एक वेरिएबल एम रखते हैं यहाँ पे मिनिमम के लिए या स्मॉल के लिए एस लिया जा सकता है। m इक्वल टू फंक्शन नेम स्मॉल, वेरिएबल से ए बी सी, ए बी सी। सी आउट स्लैश एन स्मॉलर इंटीजर या स्मॉलर नंबर इक्वल टू वेरिएबल m में होगा गेट सी एच क्लोजिंग ब्रेस। इसमें तीनों पार्ट्स में 3 पार्ट्स हमने इस मेन में किए, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनपुट, आउटपुट। प्रोसेस ये स्मॉल फंक्शन करेगा। यहाँ मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स के लिए हम लोग नेस्टेड इफ एल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। फंक्शन डेफिनेशन यहाँ साइड में लिख रहा हूं मैं, इंटीजर स्मॉल, इंटीजर n1, इंटीजर n2, इंटीजर n3। a की वैल्यू कॉपी होगी n1 में, b की वैल्यू n2 में, c की वैल्यू n3 में। वेरिएबल s डिक्लेयर करते हैं, नहीं जरूरत नहीं है, मल्टीपल रिटर्न है, डायरेक्ट रिटर्न करेंगे। नेस्टेड इफ एल्स, इफ n1 इज लेस देन n2, ने ABC की टर्म्स में लिया था, इसको n1 n2 की टर्म्स में ले रहे हैं। इफ n1 लेस देन n2, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से n1 को चेक करेंगे n3 के साथ। दोनों कंडीशन ट्रू है, इफ n1 लेस देन n2, इफ n1 लेस देन n3, दोनों कंडीशन ट्रू है, दिस मींस n1 इज स्मॉलर। n1 को छोटा होने के लिए n1 n2 से छोटा होना चाहिए, n1 n3 से भी छोटा होना चाहिए। यहाँ पे n1 छोटा मिल रहा है तो यहाँ चेक कर रहे हैं हम लोग n3 के साथ। n1 n2 से छोटा मिल रहा है तो n1 को n3 के साथ चेक करेंगे और दोनों कंडीशन ट्रू है, दिस मींस n1 इज स्मॉलर। n1 स्मॉलर है तो इसको रिटर्न कर देंगे, डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। एल्स n1 और n3 कंपेयर करें हम लोग, अगर n1 छोटा नहीं है तो कौन छोटा होगा, n3। n1 और n3 कंपेयर हो रहा है ना, अगर n1 छोटा नहीं है तो n3 छोटा होगा। ये इसका इफ एल्स हो गया। देन इस इफ का एल्स, इस इफ के एल्स में अगर आते हैं, दिस मींस n1 छोटा नहीं है, n1 छोटा नहीं है तो या तो n2 होगा या फिर n3 होगा। यहाँ सिर्फ इतना ही डिसाइड होगा कि n1 छोटा नहीं है, n1 छोटा नहीं है, दिस मींस या तो n2 या फिर n3। एल्स में फिर से मुझे इफ एल्स देना पड़ेगा। इफ n2 लेस देन n3, रिटर्न n2, else return n3। और ये जो फंक्शन का ओपनिंग ब्रेस था उसे भी क्लोज करेंगे। ये क्लोजिंग ब्रेस इस इफ का था, ये क्लोजिंग ब्रेस इस इफ का था। ठीक है, यहाँ हमने 1 2 3 4 4 रिटर्न स्टेटमेंट्स यूज किए। मल्टीपल रिटर्न हो गया, एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना है। मल्टीपल रिटर्न मींस एक से ज्यादा रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना है, जिसे मल्टीपल रिटर्न कहा जाता है। यही अगर लार्जर ऑफ 3 नंबर्स के लिए करना हो यूजिंग मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट्स तो कहाँ चेंजेस होंगे, यही प्रोग्राम मुझे स्मॉलर की जगह लार्जर के लिए करना हो तो कहाँ चेंजेस करेंगे, क्या क्या चेंजेस करेंगे। ठीक है, सेम प्रोग्राम में
अगर वो लेस देन साइन की जगह ग्रेटर देन साइन करेंगे तो स्मॉलर की जगह ये लार्जर के लिए बन जाएगा। अप्रोप्रिएटली वहाँ पे जहाँ स्मॉलर लिखे है वहाँ पे लार्जर लिखेंगे, फंक्शन नेम स्मॉल लिया है तो लार्ज कर लेंगे। थ्री 3.54 स्मॉलर ऑफ फोर इंटीजर्स। इसमें एक स्टेटमेंट दिया है इंटीजर मीन इंटीजर 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 इंटीजर। क्या स्टेटमेंट है ये? यहाँ जो स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ जो ये स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टेटमेंट इज फंक्शन प्रोटोटाइप स्टेटमेंट। सेम इसके साथ मैच करता है। ने जैसे प्रोटोटाइप बताते वक्त बोला था कि वेरिएबल नेम नहीं होंगे, इसमें चलेगा, वेरिएबल नेम नहीं है तो। इंटीजर मीन ये बताता है कि मीन फंक्शन नेम है, 1 2 3 4 वेरिएबल्स होंगे, चारों का टाइप इंटीजर और वैल्यू रिटर्न होने वाली। अगर कोई स्टेटमेंट नहीं भी दिया है तब भी हम लोग इस इतने स्टेटमेंट से पता कर सकते हैं कि हमको करना क्या है। मीन यानी स्मॉलर नंबर 1 2 3 4 चार इंटीजर्स में से, और वैल्यू रिटर्न होगी, मेन फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करना है। फंक्शन नेम यहाँ स्पेसिफाई किया है मीन, उसी को यूज करेंगे। चार नंबर्स इंटीजर n1 n2 n3 n4, एंटर 3 नंबर्स की जगह एंटर 4 नंबर्स a b c d m d। फंक्शन कॉल करते वक्त फंक्शन नेम मीन होगा a b c कॉमा ब्रैकेट में d, चार वेरिएबल्स है। देन स्मॉलर इंटीजर या स्मॉलेस्ट इंटीजर वेरिएबल m से डिस्प्ले होगा। यहाँ इंटीजर मीन इंटीजर n1 कॉमा इंटीजर n2 कॉमा इंटीजर n3 कॉमा इंटीजर n4। यहाँ हम लोग यूज करेंगे एंड ऑपरेटर का। यहाँ नेस्टेड इफ एल्स यूज नहीं करेंगे, चार वेरिएबल्स है तो हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। वेरिएबल इंटीजर स्मॉल if n1 less than n2 and n1 less than n3 and n1 less than n4, तो स्मॉल इक्वल टू n1। ऐसा ही स्टेटमेंट n2 के लिए बनेगा। क्या बनेगा n2 के लिए स्टेटमेंट बताओ? सिंपल इफ में यूज करेंगे इसको। इफ n2 less than n1 and n2 less than n3 and n2 n2 less than n4। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू है दिस मीन्स n2 इज स्मॉलर, स्मॉल इक्वल टू n2। ऐसे ही सेम हम लोग चेक करेंगे n3 के लिए। n3 लेस देन n1 एंड n3 लेस देन n2 and n3 less than n4, small equal to n3। if n4 के लिए भी ऐसे ही चेक करेंगे, n4 less than n1 and n4 less than n2 and n4 less than n3। ये तीनों कंडीशन ट्रू है, दिस मीन्स स्मॉल इक्वल टू n4। इन चारों में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और जो भी एग्जीक्यूट होगा उसके अकॉर्डिंग स्मॉल की वैल्यू उस वेरिएबल में होगी, तो रिटर्न स्मॉल को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न स्मॉल। ये वैल्यू रिटर्न होगी मेन फंक्शन के पास, मेन फंक्शन से वेरिएबल m में, और यहाँ से स्मॉलर इंटीजर आउटपुट में डिस्प्ले करेगा। यही लार्जर के लिए अगर करना हो
यही लार्जर के लिए करना हो तो